हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। इसमें एक टॉपिक है डायमेंशंस। उस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कवर नहीं होगा तो इस टॉपिक का एक और वीडियो लेके आएंगे, वो आपको कल परसों कुछ विद इन सम डेज आपको मिल जाएगा वो। तो पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। व्हाट इज डायमेंशन? तो पहले डायमेंशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको उसको समझाने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन of a physical quantity are powers to which raised on fundamental quantities to represent it completely. Okay, dimensions of a physical quantity are the powers to which raised on fundamental quantities to represent it completely. किसी भी फंडामेंटल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करते हैं, उसे हम डायमेंशंस कहते हैं। उसको लिखने का एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर तरीका है। तो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। हम जानते हैं there are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. कौन कौन सी? नेम, सिंबल, यूनिट। चलिए, फर्स्ट मास। सिंबल इसको स्मॉल, इसके लिए हम यहाँ पे जो हम सिंबल यूज करने जा रहे हैं वो डायमेंशंस वाले सिंबल यूज करेंगे। तो मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। दूसरा है लेंथ, एल एंड मीटर। थर्ड इज टाइम, टी, सेकेंड। फोर्थ मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या बताता है? एम्पियर। ओके। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या? कैंडेला, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और हम यूज करते हैं सीटी। और दो और होती हैं, सिक्स्थ क्या है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सिक्स्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करते हैं, तो हम के को ही डायमेंशनल सिंबल मानते हैं, और इसकी यूनिट केल्विन है। हालांकि पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते थे, बट इस तो क्या अब नहीं है। 7 नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। इसको हम किस में लिखते हैं? मोल में। ये तो ये आपने क्या देखा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके डायमेंशनल सिंबल्स और उनकी यूनिट और उनके नाम। दो और होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। अभी इसी चैप्टर में हम देखेंगे आगे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि डायमेंशंस कैसे लिखी हुई हैं, उनके नाम कैपिटल लेटर में उनके, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये डायमेंशन हो जाती है। बहुत सिंपल तरीके से इसको निकाली जा सकती है। जैसे आपको किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है,
तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसका फॉर्मूला लिखिए। जैसे सपोज आपको एरिया की डायमेंशन लिखनी है, तो एरिया की डायमेंशन क्या, एरिया का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी एक तरीके से क्या है, लेंथ तो नहीं है, ब्रेथ भी एक तरीके से क्या है, लेंथ है। तो इसकी जगह भी L और इसकी जगह भी L, और L को हम क्या लिखते हैं, L2, so the dimension of the area becomes L2. okay, second volume, volume is L into B into H, तो L का L, B का L, H का L, क्या हो जाएगा, L क्यूब। एरिया, वॉल्यूम और भी कई है। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ L, टाइम इज T, तो क्या हो जाएगा, यहां पर T की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, LT-1, तो ये आ गई वेलोसिटी की डायमेंशन। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का पहले आप फॉर्मूला पता करिए। चलिए फोर्स से पहले एक्सेलरेशन का निकालते हैं। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन अभी अभी जस्ट हमने निकाला है LT-1, और टाइम का T, तो T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-1, T की पावर -1, so this will become LT-2, so this is the dimension of acceleration। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज की डायमेंशंस थी, थोड़ी बड़ी बड़ी सीखते हैं। चलिए जैसे फोर्स की डायमेंशन आपसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, पहले फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m कैपिटल M, एक्सेलरेशन LT-2, क्या जाएगा, mLT-2, ये आ गई डायमेंशन। उसके बाद फोर्स क्या आ गई, वर्क की कैलकुलेट कर लीजिए, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, mLT-2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, L, तो क्या मिल जाएगा, mL2T-2, क्या मिलेगा, mL2T-2। नेक्स्ट आपका कोई एनर्जी लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, के ई से लिख दीजिए, या कई बुक्स में ई के लिखा हुआ है, आप चाहे जो ले लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा हाफ क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, याद रखिए, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन ऐड नहीं होते हैं, डायमेंशन सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, केवल डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो जब इसकी डायमेंशन ही नहीं है तो या डायमेंशनलेस हो गया, बचा मास, मास की m, वेलोसिटी की LT-1 का स्क्वायर मींस mL2T-2। और पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक्सेलरेशन है, m क्या है, मास, g LT-2, h l, हाइट भी एक तरीके की लेंथ है L, mL2T-2, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, mL2T-2, ये आ गया, आया कि नहीं आया, दिख रहा है आपको। चलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक होती है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं, U से उसको भी लिखते हैं हाफ k x स्क्वायर। ओके, पर यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी, k नहीं पता ना हमको, फोर्स कांस्टेंट, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, देखिए वर्क की भी mL2T-2, काइनेटिक एनर्जी की mL2T-2 एंड पोटेंशियल एनर्जी की भी mL2T-2 ही आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी भी एनर्जी होती है, जिस भी टाइप की एनर्जी है, उसका डायमेंशन सेम होता है, यानी कोई भी एनर्जी हो, आपसे पूछे कि उसकी क्या डायमेंशन होगी, तो अगर आपको वर्क का सिर्फ फॉर्मूला पता है और उस पर्टिकुलर एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप किसी को यूज करके उसका आंसर बता सकते हैं। ओके, ये बहुत ठीक हुआ। अब और आगे बढ़ते हैं, फोर्स कांस्टेंट, किसका, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -kx, तो माइनस छोड़ दीजिए, k इज व्हाट, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन x, फोर्स का फॉर्मूला वो सॉरी डायमेंशन mL2T-2 और x का L,
तो L से L कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट mt माइनस 2। तो फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी, mt माइनस 2। अगला देखिए, बहुत सुना है 9th क्लास में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, फॉर्मूला F इज इक्वल टू, मैं नाम लिख देता हूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, कैपिटल F is equal to capital G m1 m2 upon r square। so what is capital G? capital G की हमें डायमेंशन चाहिए, capital G is equal to f r square upon m1 m2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt minus 2, r is the radius is also a length, so r की l, स्क्वायर लगा है 2, m1 m2 m, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G इज इक्वल टू ml3t माइनस 2 अपॉन m2। ये क्या हो जाएगा, m1 और ये 2 ऊपर जाए तो माइनस 2, तो हम इसे क्या लिख देंगे, m माइनस 1 l3t माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन आ गई, कैपिटल G की डायमेंशन आ गई। कैपिटल G की डायमेंशन आ गई है, अब हमें दूसरा निकालना है। कैपिटल G के बाद हम एक और है उसकी निकालते हैं, अपसाइलन नॉट, किसकी, अपसाइलन नॉट की। ओके, तो अभी जो आपने डायमेंशंस देखे वो तो बहुत छोटी छोटी डायमेंशंस थी बेटा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है और ये आपके पेपर में जो होम बोर्ड का पेपर होता है उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। सो इनका डायमेंशंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यस, आप सोच रहे होंगे कि यही तो प्रेशर का फॉर्मूला था। बिल्कुल, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का फॉर्मूला सेम है और डायमेंशन भी सेम है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mlt minus 2 and the area is L2, so we get ml minus 1 t minus 2। तो क्या आ जाएगा, ml minus 1 t minus 2 अपॉन एरिया। अच्छा हो गया, वो तो सॉल्व कर लिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ भी L, इनिशियल लेंथ भी L, L कैंसिल तो L 0। डायमेंशनलेस, स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का तो हमें पता है और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यही इसका आंसर। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन जो स्ट्रेस की होती है। फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, जिसको नहीं आता है 6 पाई ईटा RV, ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और यही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा F अपॉन RV, then force is mlt minus 2 and R is L, V is LT minus 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, L2 ऊपर गया L minus 1, ML minus 1, T minus 1 है और ये minus 2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 1, तो T minus 1। तो क्या आ गया, ML minus 1, T minus 1, किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का, इसे ईटा बोलते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, इस क्या है, रेडियस है एक तरीके का, तो इसका सिर्फ और सिर्फ L। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो H की वैल्यू क्या होती है, E अपॉन न्यू। तो E क्या है, एनर्जी, ml2t minus 2। और फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है और टाइम पीरियड जो होता है वो 1 अपॉन टाइम का होता है, टाइम इनवर्स। सो दिस विल बिकम ml2t माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1 माइनस 1। H का आ गया, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। F इज इक्वल टू kx, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट, k इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन x। फोर्स का फॉर्मूला ml2t minus 2, x क्या है, L, तो क्या आ गई डायमेंशन, ml minus 1 t minus 2 आ गया। k का हीट और एंथैल्पी, हीट बोलो या एंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो, वही हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द डायमेंशन ऑफ हीट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या है, वही जो वर्क का होता है, क्या होता है,
ml2t माइनस 2 होता है। ओ यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पे मैंने L2 लिख दिया है, कोई बात नहीं, L कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा mt माइनस 2। यहाँ देखिए, और इसकी ml2t माइनस 2, कहीं और तो नहीं लिख दिया, हाँ और सब सही है। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट का क्या? ml2t माइनस 2 एंड द टेम्परेचर इज K, तो ये ऊपर जाएगा और ये क्या आ जाएगा? ml2t माइनस 2 K इनवर्स। K क्या है यहाँ पर? केल्विन। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये 9 डायमेंशंस थी। इसके बाद आप इनकी डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसा आपने किया है। R क्या है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। R इज इक्वल टू फॉर्मूला है PV अपॉन T। क्या है? PV अपॉन T। इसको बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रेशर का आप पुट करिए, वॉल्यूम का पुट करिए और T बोले तो टेम्परेचर पुट करिए। ठीक है, फिर आता है सिग्मा। सिग्मा क्या बताता है? स्टीफेंस कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर टाइम्स 4। अगर ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आता है मैकेनिकल इक्विवेलेंस, J इज इक्वल टू W अपॉन हीट, वर्क अपॉन हीट। वर्क का भी सेम, हीट का भी सेम, तो इसका डायमेंशन ये क्या हो जाता है? ml2t माइनस 2 अपॉन ml2t माइनस 2, और ये भी डायमेंशन लेस है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो एक आपको डायमेंशन लेस ये मिला और एक डायमेंशन लेस ये मिला। कभी कभी पूछ लेता है कि टू राइट टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डायमेंशनलेस, तो आप वहां लिखोगे क्या? मैकेनिकल जूल कांस्टेंट और स्ट्रेन दोनों क्या है? आप जानते डायमेंशनलेस। क्यू चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट बोले तो A और टाइम बोले तो T, क्या आ जाएगा? AT आ रहा है ना। V पोटेंशियल, W अपॉन Q। W का फॉर्मूला ml2t माइनस 2 और Q क्या है? AT। इसको ऊपर ले जाइए, सॉल्व कर लीजिए। फिर आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इसे क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने में जितना अपोजिशन ऑफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? स्पेस का, वैक्यूम का परमिटिविटी होती है। ठीक है, Q का आपको पता है, Q2 पता है, R पता है, पुट करके कैलकुलेट कर लेना। म्यू नॉट परमेबिलिटी, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने पे कोई भी मीडियम अपोजिशन ऑफर करता है, इन सेम वे जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मीडियम दोबारा अपोजिशन ऑफर करता है, और जब वो जितना अपोजिशन ऑफर करता है उसको हम म्यू नॉट से लिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी यानी कि कितना परमिट कर रहा है। तो 4 पाई का कोई नहीं होगा, R F I1 I2 L। बहुत सिंपल है, अगर नहीं आ रहा है तो ये देखिए L फोर्स का mlt माइनस 2 और I1 I2 यानी A और L लेंथ का L, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए और आपको क्या मिल जाएगी? परमेबिलिटी का डायमेंशन। बेटा ये स्टीफन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और आपका कहां गया? ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, हीट और एंट्रोपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है आपसे और कंपटीशन में भी बहुत आता है। ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। एक और बहुत पूछा जाता है, उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पर ओवर कर देंगे और इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम बाद में लाएंगे। क्या है, क्या बहुत पूछा जाता है? उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको K से लिखते हैं एप्सिलॉन R, K या एप्सिलॉन R, और इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ये भी क्या है? डायमेंशनलेस। तो ये यहां से आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलती हैं जो क्या है? डायमेंशनलेस हैं। पहली
स्ट्रेन, दूसरी जूल्स कांस्टेंट, तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ है व्हाट इज डायमेंशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको आ गया होगा। अब हम लोग सीखना चाहते हैं कि इस डायमेंशन को हमने सीखा क्यों है। तो वह डायमेंशन को हमने इसलिए सीखा है ताकि हम कुछ चीजें समझ सकें। जैसे हम किसी इक्वेशन को ये देख सकें कि उसमें वो डायमेंशनली बैलेंस है कि नहीं है। हम किसी कुछ हमको फिजिकल क्वांटिटीज दी हो और उसके बेसिस पे हम उसका रिलेशन डिराइव कर सकें, या हमको एक यूनिट दी हो और उसको हम कन्वर्ट करके दूसरी यूनिट फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरीके से हमें काम में आती है डायमेंशन। तो चलिए उसी को पहले सीखते हैं। तो ये सब डायमेंशनल, ये सब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि करेक्टनेस, रिलेशन फाइंड आउट करना, कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरी यूनिट, तो ये सब क्या है डायमेंशन के बेसिस पे पढ़ाई है। और इसको क्या हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो फिजिकल फिनोमेना को डायमेंशन के बेसिस पे समझना, सीखना ही क्या है डायमेंशनल एनालिसिस है। इसके तीन एप्लीकेशन है बेटा। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज व्हाट, देखिए, टू चेक द correctness of physical formulas. Second, to derive the relation among physical quantities. And the third is to convert the unit of one system to another system. To convert the unit of one system to another system. System कैसे? SI यूनिट है, SI सिस्टम की यूनिट है तो उसको CGS में चेंज करना, या CGS की है तो उसको SI में चेंज करना। यही तीनों चीजें हम सीखेंगे। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं बेटा, जैसे चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फार्मूलाज। तो हम फिजिकल फार्मूलाज के करेक्टनेस तो चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपके हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसी को और वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं ये। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बहुत अच्छे से आप पहचानते होंगे इसको, 9th क्लास में बहुत पढ़ा है इसको। क्या है ये? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है LHS। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन LHS, डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो जाएगी S, और S की डायमेंशन क्या है L। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड की लिखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U इज व्हाट, वेलोसिटी, कौन सी, इनिशियल, क्या होता है LT माइनस 1, कितना LT माइनस 1, एंड T इज व्हाट टाइम, प्लस हाफ इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अगला क्या है एक्सेलरेशन, LT minus 2, and next is time पे square of time यानी कि T2। तो ये कितना हो जाएगा LT minus 1 plus 1, ये हट गया L प्लस T minus 2 plus 2 हट गया L आ गया। क्या देखा हम लोगों ने L plus L, तो आप क्या 2L नहीं लिख दीजिएगा इसको, नहीं आप ऐसा लिखते हैं 2L, गलत है ये। क्या है ये गलत है, तो ये यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायमेंशंस ना ही ऐड होती हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। याद रखिए डायमेंशंस को केवल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो L प्लस L बिकम्स L। ठीक है, क्या देखा, LHS की भी डायमेंशन L और RHS की भी डायमेंशन L, यानी कि द गिवन फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, यानी ये डायमेंशनली एकदम करेक्ट है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है। और भी हैं, हम
जितने फॉर्मूले हैं सबको चेक कर सकते हैं। और हम ले लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे आप बताइए कौन सा एग्जांपल है, कोई बड़ा। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, छोटा ही रहेगा। चलिए ये तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, ये नहीं लेते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G, है ना, ये आपने सुना होगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम L अपॉन G, LHL। LHS की डायमेंशन क्या होगी, T, टाइम पीरियड इज T। नेक्स्ट RHS की 2 पाई रूट L अपॉन G, 2 पाई हैज नो डायमेंशंस, तो इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। L अपॉन G, L is what, length, G is what, LT minus 2। ये कितना आ जाएगा बेटा, LL कैंसिल, T minus 2 ऊपर गया तो ये आ जाएगा T2 और स्क्वायर से रूट आएगा तो T। तो आपने क्या देखा, LHS और RHS दोनों की डायमेंशन सेम है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर लेंगे किसी भी फॉर्मूले की। बस एक ही चीज को ध्यान रखना है, और वो क्या है कि हम कभी भी डायमेंशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो देखिए फर्स्ट आ गया आपका एप्लीकेशन। सेकंड बहुत इजी है बेटा, क्या है, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस क्वेश्चन है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, सपोज हम फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास कितना है और हम कितना एक्सेलरेशन चाहते हैं। तो किसी बॉडी पर जो फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं वो फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन, कितना हम एक्सेलरेशन चाहते हैं। तो लेट वी consider a body having mass small m and on applying force capital F, it move with the acceleration small m. Then derive the relation between F, M and A। बहुत इजी है। Suppose F, force is directly proportional to the sum power of mass। हम देखते हैं कि कई जगह पे फॉर्मूले में जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो उस पर्टिकुलर इधर इस RHS में जो लिखी होती है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है, पावर 4 पे डिपेंड करती है, क्यूब पे डिपेंड करती है। इस तरीके से जैसे स्टीफेंस कांस्टेंट में हम लोगों ने देखा, वहां टेम्परेचर की पावर 4 पे एनर्जी डिपेंड कर रही थी। और भी कई जगह पे हम लोगों ने देखा, जैसे काइनेटिक एनर्जी में देखा तो हाफ mv² वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। आइंस्टाइन के मास इक्विवेलेंस फार्मूले पे देखा तो वहां पर E = mc², c के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपेंड करती है। तो हम सीधे ये नहीं बोल सकते कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आप ये कहोगे कि सर हमको तो पता है ना कि F = ma होता है, वो ठीक है, आपको पता है तो आप तो सीधे लिख दो, फिर F = ma रिलेशन फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम m की कुछ पावर सपोज कर लेंगे। हम यहाँ पर वैसे तो हमारी आदत है a लेने की, लेकिन a हमने एक्सेलरेशन के लिए पहले से ही नोटेशन यूज किया है। अब pqrs यहाँ पर ले लेते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर p पावर ऑफ m एंड a की हम ले लेते हैं q। अगर ये दोनों है तो दोनों में मर्ज कर देंगे, m की पावर p, a की पावर q, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, वी गेट अ कांस्टेंट MPAQ। K इज व्हाट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन। अब LHS और RHS की डायमेंशंस लिखिए। फोर्स की क्या होती है, mLT-2, उधर K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, मास m की पावर p, A एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन, एक्सट्रीमली सॉरी, A इज व्हाट, एक्सेलरेशन, LT-2 की पावर Q, ये हो जाएगा mLT-2 इज इक्वल टू m की पावर p, L की पावर Q, T की पावर -2Q। ये आ गया। अब क्या करिए, डायमेंशंस को कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस of
बोथ साइड। वी गेट व्हाट, वी गेट हमें क्या मिलेगा, m की पावर 1, m की पावर p, p इज इक्वल टू 1, l की पावर q, l की पावर 1, q इज इक्वल टू 1, t की पावर -2 q, t की पावर -2, -2q इज इक्वल टू -2, अगेन q इज इक्वल टू 1, p1 q1, यहां से भी q1, तो इसमें p और q को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, f is equal to k m a, और on the basis of experiments the value of k is 1, so f is equal to m a, this is what we are seeking for, यही है ना जिसे हम ढूंढ रहे थे, f is equal to m a, यही है ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्या मिल गया आपको, रिलेशन। ये तो बहुत इजी था, दो क्वांटिटी पे। क्या होगा अगर क्वांटिटी 3 हो, देखिए, चलिए हमने एक फोर्स का नाम सुना है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स। गर्मी बहुत है ना, अब आप लोग अगर देखते रहेंगे वीडियोस और शेयर करेंगे तो यहाँ पर एसी लग जाएगा, नॉइस देख रहे होंगे बहुत ज्यादा है, एक बच्चा रो रहा है और रोता ही रहता है, मतलब हम जब पढ़ाते हैं तो रोने स्टार्ट कर देता है, क्या करें, बच्चा है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर दुखड़ा बहुत रोते हैं, क्या करें भाई, आप ही लोगों से रो सकते हैं, किससे कहने जाएं, कोई खास यार दोस्त तो है नहीं, एक टेक्नीशियन है वो भी लेटे हुए हैं, तके रहते हैं, जैसे ही हम उनको बोले रुक जाओ तुरंत ही वो रोक देते हैं वीडियो। चलिए देखिए, हम क्या बात कर रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे थे, तो हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कैलकुलेट नहीं करना चाहते, उसका रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी बॉडी का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पे, उस बॉडी की वेलोसिटी पे, और वो जिस सर्कल में घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसके रेडियस पे। तो हम मानते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MP, M की पावर P, V की पावर Q एंड R की पावर S। ठीक है, इतना आया, तीनों को फिर से मर्ज कर लेंगे, M P V Q R S, तो F इज इक्वल टू K M की पावर P, V की पावर Q, R की पावर S, ये आ गया। चलिए फोर्स इसे हम फर्स्ट लिख देते हैं और फिर से सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, जैसे यहाँ डायमेंशन लिखा वैसे यहाँ, क्या MLT माइनस 2, यहाँ पर भी K हैज नो डायमेंशन, M P डायरेक्ट कर रहे हैं, L Q T माइनस Q एंड R इज ऑल्सो L S, तो क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2 इज इक्वल टू MP L Q और यहाँ S, तो Q प्लस S और T इज माइनस Q। ठीक है, ये हो गया। अब डायमेंशंस कंपेयर करिए, फिर से इंग्लिश लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, सो वी गेट P इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर कितनी 1, यहाँ पर Q प्लस S इज इक्वल टू 1, ध्यान से देखिएगा, Q प्लस S इज इक्वल टू 1 और माइनस Q इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस Q इज इक्वल टू माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, Q इज इक्वल टू 2 आ गया, आ गया, सही है ना। हाँ, फिर उसके बाद L, यहां देखिए Q की पावर 2 आ गई है, S की पावर 1 है, तो अगर हम Q की प्लेस पे 2 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस S इज इक्वल टू 1, यानी S इक्वल टू माइनस 1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए P आ गया, S आ गया एंड Q आ गया, लेट्स पुट ऑल दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन एंड व्हाट वी गेट, F इज इक्वल टू K M की पावर P, P की पावर, P का वैल्यू 1 है, लिख गया सपोज, V की पावर Q, Q इज 2, V स्क्वायर एंड R की पावर S माइनस 1, R माइनस 1, F इज इक्वल टू K M V स्क्वायर अपॉन R। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जिसे आप 9th क्लास में आपने साइन पढ़ा हो,
तो यह इस k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 1 आती है, तो यह इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r हो जाता है। तो बेटा ये हो गया आपका सेकंड एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। तो ये तो आपने देखा हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन भी आपको बता देते, लेकिन गर्मी इतनी विकराल है कि मतलब नहीं बना पाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो समझिए थोड़ा सा बातों को, है ना। इसका सेकंड पार्ट में ले आएंगे ना, सेकंड वीडियो लाएंगे, तो उसमें आपको थर्ड एप्लीकेशन बताएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, होम बोर्ड वाले में, क्योंकि फाइनल में तो 12th में आएगा नहीं, तो 11th का सिलेबस है ना। अब ये मत सोच लेना कि ये 11th का है तो 11th में ही पढ़ के भूल जाएंगे। कंपटीशन देना है तो पढ़ना है, और कोशिश करिए कि आईआईटी और नीट और यूपीटीयू और जो भी हैं, जो एग्जाम्स 12th के बाद जस्ट होते हैं, उसमें कर लीजिए, वरना फिर वही होगा कि हम एसएससी में थे और वो जानते हैं ना ये वाली कहानी, नहीं जानते हैं तो अगले वाले बताएंगे उसमें। ठीक है, कमेंट करिए अगर सुनना होगा तो। चलिए तब तक के लिए बाय।